दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं रंजीत सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियां में। आज मैं फिर हाजिर हूं क्राइम की एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाली स्टोरी लेकर, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी को डिटेल से जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है हरियाणा के भिवानी जिले की। इसी जिले में एक थाना लगता है, लोहारू थाना। इसी थाने के अंतर्गत एक मोहल्ला आता ढाणी लक्ष्मण, और इसी मोहल्ले में संजय सिंह खेतीहर किसान और उनका परिवार रहता था। परिवार में पत्नी, बेटा और एक बेटी मनीषा थी। मनीषा पढ़ने में काफी होशियार थी। वो अपनी पढ़ाई के खर्च के लिए वही पास के स्कूल में प्ले ग्रुप के बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी। दोस्तों, एक मासूम लड़की जो रोजाना बच्चों को पढ़ाने जाती थी, लेकिन एक दिन वो घर से निकली और फिर दोबारा कभी वापस नहीं लौटी। उसके बाद संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी डेड बॉडी मिलती है, जिसने हरियाणा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आखिर उस दिन उस बेटी के साथ क्या हुआ था, आइए जानते हैं दरिंदगी, हैवानियत और शर्मसार करने वाली इस दर्दनाक कहानी को। दोस्तों, ये बात अगस्त 2025 की है। भिवानी में एक जगह है ढाणी लक्ष्मण। इसी गांव में मनीषा नाम की एक लड़की थी, जिसकी उम्र रही होगी लगभग 19 से 20 साल की। मनीषा बड़ी ही सीधी सादी, अपने घर वालों की लाडली बेटी थी और पूरे गांव की एक पहचान थी। अभी कुछ दिन पहले ही मनीषा ने अपने कैरियर की तरफ पहला कदम बढ़ाया था। उसके घर से कुछ किलोमीटर के अंतराल में एक जगह है सिंघनी। वहां पर एक प्ले स्कूल है। उसी स्कूल में उसने टीचर की नौकरी ज्वाइन की थी। रोज सुबह ठीक 8 बजे वो घर से निकलती और स्कूल में पूरे मन से बच्चों को पढ़ाती, उनका ध्यान रखती और शाम को समय से घर वापस आ जाती थी। लेकिन 11 अगस्त 2025 का दिन कुछ अलग था। उस दिन रोज की तरह मनीषा सुबह स्कूल गई। सब कुछ सामान्य था, मगर सुबह के लगभग 11:30 बजे उसने अपने पिता संजय सिंह को फोन किया और कहा, पापा, मुझे स्कूल से आज लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी, क्योंकि मुझे भी एससी नर्सिंग का फॉर्म लेना है और भरना है। आप टेंशन मत लेना। पिता ने भी प्यार से जवाब दिया, कोई बात नहीं लाडो, तुम आराम से आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ये बातचीत यही खत्म होती है। पिता संजय को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उनकी बेटी की उनसे आखिरी लंबी बातचीत साबित हो सकती है। कुछ देर बाद मनीषा के फोन पर एक और फोन आता है। फिर वो घर पर दोबारा फोन लगाती है। इस बार फोन उसकी मौसी उठाती है। क्या हुआ बेटा? मनीषा कहती है, मौसी जी, मैंने एक सूट ऑनलाइन ऑर्डर किया था। डिलीवरी वाला कभी भी आ सकता है, आप उससे वो सूट ले लेना। मौसी थोड़ी व्यस्त थी, बोली, अरे बेटा, हम तो अभी काम में लगे हैं, घर पर है भी नहीं। तुम ऐसा करो, अपने दादा का नाम बता देना, डिलीवरी वाला आकर सीधे दादाजी को दे देगा। ठीक है मौसी जी, मनीषा मुस्कुराकर कहती है और फोन काट देती है। उसके बाद वो फिर से अपने स्कूल के कामों में लग जाती है, बच्चों को पढ़ाने में लग जाती है। जैसे ही दोपहर के 2 बजते हैं, रोज की तरह स्कूल की छुट्टी हो जाती है। स्कूल की वैन बाहर खड़ी थी। वैन ड्राइवर से मनीषा कहती है, भैया, मुझे न बस यही पास में ही जाना है। करीब 500 से 700 मीटर की दूरी पर एक आइडियल कॉलेज है, वहां से मुझे बीएससी नर्सिंग का फॉर्म लेना है। आप घर चले जाओ, मैं अपना काम करके आ जाऊंगी। उसने कहा, ठीक है मैडम जी, और फिर वो गाड़ी लेकर चला जाता है। इधर धीरे धीरे समय बीतता है और शाम हो जाती है। शाम के करीब 6:30 बजे का समय रहा होगा। लड़की के पिता संजय के फोन पर एक मिस्ड कॉल आई। ये कॉल उनकी बेटी की थी। मिस कॉल देखते ही उन्होंने तुरंत कॉल बैक करने की कोशिश की, मगर उधर से फोन नहीं लगा। बार बार कोशिश करने पर भी कोई रिस्पांस नहीं मिला तो घर वाले परेशान होने लगे। अब पिता संजय के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। परिवार में सब सोचने लगे कि आखिर बेटी इतनी देर क्यों कर रही है, वो तो कभी भी इतना लेट नहीं होती थी। आज क्या बात हो गई? परिवार वाले सब आपस में चर्चा करने लगे कि अब क्या किया जाए। तभी पिता संजय ने मन बना लिया कि जितनी जल्दी हो सके मुझे वही जाकर देखना होगा जहां पर बेटी ने बताया था।
वो तुरंत सिंघानी की तरफ निकल पड़े। वहां जाकर उन्होंने सबसे पहले उस प्ले स्कूल के स्टाफ से बातचीत की जहां उनकी बेटी पढ़ाया करती थी। उन्होंने पूछा, भाई साहब, मेरी बेटी आज अभी तक घर नहीं पहुंची है, आपको कुछ जानकारी है क्या कि वो कहां गई है? लेकिन किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि किसी को कोई ठोस जानकारी नहीं थी। चिंता और बढ़ी तो पिता संजय ने 112 नंबर डायल किया और पुलिस से मदद मांगी। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर आ पहुंची। गाड़ी में ईएसआई अनूप, कांस्टेबल पवन और एसपीओ धर्मेंद्र मौजूद थे। अब पिता संजय की उम्मीद जागी कि पुलिस गंभीरता से बेटी की तलाश शुरू करेगी, लेकिन पुलिस के रवैया ने पिता संजय का दिल तोड़ दिया। बातचीत में उन्होंने एक पिता से बेहद गैर जिम्मेदाराना और बहुत ही घटिया व शर्मनाक बातें कही कि तुम्हारी लड़की किसी लड़के के साथ भाग भूग गई होगी, आ जाएगी। जब पिता संजय ने पुलिस के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो वो बहुत गुस्से में आ गया। उसने तुरंत रिएक्ट किया, लेकिन उसके रिएक्शन के बाद भी जहां जहां पुलिस को तलाश करनी थी, जितनी ईमानदारी और शिद्दत से काम करना चाहिए था, वहां उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने बस थोड़ी बहुत औपचारिकताएं निभाई। जब पुलिस वाले आइडियल कॉलेज पहुंचे और वहां के स्टाफ से मिले तो पुलिस वालों का अंदाज देखकर पिता संजय को हैरानी हुई। वे ऐसे हंसी मजाक कर रहे थे, पीठ पर हाथ मार रहे थे, जैसे उन लोगों की बरसों पुरानी जान पहचान हो। वहीं दूसरी तरफ एक पिता अपनी बेटी को लेकर परेशान था। आखिरकार रात के लगभग 10 बज गए। तब उन तीनों पुलिस वालों ने संजय से कहा, हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, अब आप एक काम कीजिए, नजदीकी लोहारू थाने जाइए और वहां जाकर बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराइए। फिर उसी वक्त संजय ने अपने पिता से बात की। संजय के साथ आए उसके एक दो साथी, उन्होंने भी कहा कि अब तो रात बहुत हो गई है, क्यों ना सुबह चलकर रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। सबने सोचा कि चलो सुबह जाकर देखेंगे। फिर भी रात में जितना हो सकता था उन सबने मिलकर खुद अपनी तरफ से तलाश करने की कोशिश की। 12 अगस्त 2025 की सुबह करीब 8:45 बजे का समय था। उसी दिन पिता संजय सिंह और परिवार के चाचा और कुछ करीबी एक दो साथियों के साथ लोहारू थाने पहुंच गए। पिता संजय ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी कल से लापता हो गई है, गायब हो गई है। लेकिन यह सुनकर भी पुलिस ने फुर्ती नहीं दिखाई। सुबह से शाम हो गई, कब पूरा दिन निकल गया और कब रात के 7 बज गए किसी को पता ही नहीं चला। थाने की पुलिस पिता संजय को बस थाने में इधर उधर चक्कर काटवाते रहे। आखिरकार देर रात को एफआईआर दर्ज की गई। एसएचओ अशोक कुमार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की और जांच की जिम्मेदारी एएसआई शकुंतला को सौंप दी गई। लेकिन अफसोस, जितनी शिद्दत और ईमानदारी से एक बेटी की गुमशुदगी की जांच होनी चाहिए थी, पुलिस वालों की तरफ से उतनी गंभीरता से जांच नहीं की गई। और हद तो तब हो गई जब थाने के अंदर ही ये बातें होने लगी कि शादी ब्याह करके कहीं चली गई होगी, पिकनिक मनाने गई होगी, 2-4 दिन में वापस आ जाएगी। ये सब सुनकर एक पिता का दिल टूट गया और उसकी आंखें नम हो गई। उसने सोचा, आखिर में करूं तो क्या करूं, मैं पुलिस से मदद मांग रहा हूं और यही लोग कह रहे हैं कि मेरी बेटी कहीं पिकनिक मनाने चली गई है या किसी से शादी कर लिया है। क्या हर बेटी ऐसे ही होती है? ये सवाल उसके दिल को चीरने लगे। पिता संजय खुद कॉलेज गया और प्ले स्कूल भी गया। वहां से सीसीटीवी फुटेज की मांग की, लेकिन उसे टाल दिया गया। उससे बस इतना कहा गया कि दिखा देंगे, मगर जब बड़े अधिकारी आएंगे तब। इस तरह की बातें सुनकर एक पिता और भी निराश हो गया, लेकिन एक पिता ने हिम्मत नहीं हारी। 13 अगस्त 2025 की सुबह की बात है। वो फिर उसी स्कूल पहुंच गया, ये जानने के लिए कि कहीं किसी भी सीसीटीवी फुटेज में उसकी बेटी दिखे तो सही। इसी बीच पुलिस चाहती तो उसकी बेटी का सीडीआर यानी कॉल डेटा रिकॉर्ड निकलवा सकती थी, लोकेशन भी ट्रेस कर सकती थी, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। इसी दिन 13 अगस्त 2025 को लोहारू थाना क्षेत्र के गांव सिंघानी की नहर के पास खेत में एक डेड बॉडी मिलती है। गांव वालों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। जांच अधिकारी एएसआई शकुंतला ने पिता संजय को फोन किया और कहा कि संजय जी, आपको यहां तुरंत आना होगा, हमें एक डेड बॉडी मिली है, आकर देख लीजिए
कि कहीं ये आपकी बेटी मनीषा तो नहीं है। ये सुनकर संजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पूरा परिवार रोता बिलखता वहां पहुंचा। बेटी मनीषा के कपड़ों से उन्होंने उसकी पहचान कर ली, लेकिन जिस हाल में बेटी की लाश मिली उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी। भोजन और श्वास की नली बाहर खींची हुई थी। उसकी गर्दन पर चांद जैसे आकार का एक गहरा घाव भी था, करीब 29.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 16 सेंटीमीटर लंबा। बेटी की लाश देखकर गांव वाले भी स्तब्ध रह गए। अब उस जगह लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिवानी अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम शुरू होते ही यह खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। 14 अगस्त को गुस्से से भरे लोग सड़कों पर उतर आए। हर किसी के मन में यही सवाल था कि क्या एक गरीब मजदूर की बेटी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? अगर यही किसी मंत्री, किसी विधायक या किसी बड़े आदमी की बेटी होती तो क्या पुलिस ऐसे ही लापरवाही करती? लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। धरना प्रदर्शन शुरू हो गए। पूरे इलाके में न्याय की मांग प्रशासन के कानों तक गूंजने लगी। 14 तारीख के बाद जब मनीषा का पोस्टमार्टम हुआ तो पुलिस ने उसकी डेड बॉडी परिवार वालों को सौंप दी, लेकिन घर वालों ने डेड बॉडी लेने से साफ इनकार कर दिया और बोले जब तक हत्यारे नहीं पकड़े जाएंगे हम बेटी का शव नहीं लेंगे, अब चाहे कुछ भी हो जाए। परिजनों का गुस्सा बढ़ता ही गया। उनके समर्थन में लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए और ऐलान कर दिया कि हत्यारे को पकड़ो, नहीं तो डेड बॉडी नहीं उठाएंगे। 16 और 17 अगस्त को माहौल और गर्म हो गया। पूरे प्रदेश में बवाल मच गया। लोग सड़कों पर उतर आए। घंटों घंटों रोड जाम हो गए। स्कूल कॉलेज बंद, दुकानें बाजार बंद, हर जगह बस एक ही गुस्सा था, मनीषा के इंसाफ का। इस दबाव में कहीं ना कहीं पुलिस और सरकार की नींद टूटी और मुख्यमंत्री तक को बयान देना पड़ा। बड़े बड़े अफसर, चाहे एसएसपी हो, आईजी हो या डीआईजी, सब मौके पर पहुंचकर परिजनों को आश्वासन देने लगे कि पूरी ईमानदारी से जांच होगी और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जाएगा। इसी बीच कार्रवाई भी हुई। उस वक्त के एसपी मनवीर सिन्हा का तबादला कर दिया गया और 2014 बैच के आईपीएस सुमित कुमार को चार्ज सौंपा गया। एसएचओ अशोक कुमार को लाइन हाजिर कर दिया गया। एसआई शकुंतला, जो इस केस को लापरवाही से देख रही थी, उसे सस्पेंड कर दिया गया। इसी तरह पीसीआर पर मौजूद ईएसआई अनूप, कांस्टेबल पवन और एसपीओ धर्मेंद्र को भी निलंबित कर दिया गया। लेकिन जनता और भड़क गई। उनका कहना था कि चाहे कितनों का ट्रांसफर कर दोगे, इन्हें फिर से चार्ज मिल जाएगा, सस्पेंड कर दोगे फिर से बहाल हो जाएंगे। लेकिन क्या इससे हमारी बेटी वापस आ जाएगी? अगर इन सब ने पहले ही अपना काम पूरी ईमानदारी से किया होता तो शायद वो जिंदा होती। इस गुस्से की लपट झज्जर, सिंध, फतेहाबाद तक फैल गई। पक्ष हो या विपक्ष, रोडवेज यूनियन, छात्र छात्राएं, व्यापारी सब सड़कों पर उतर आए। देखते ही देखते पूरा प्रदेश ही नहीं, आसपास के राज्यों तक में लोग एक स्वर में बोलने लगे, ईमानदारी से जांच करो, हत्यारों को जल्द पकड़ो। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक डेड बॉडी नहीं लेंगे और ना ही अंतिम संस्कार करेंगे। पहला पोस्टमार्टम भिवानी जिला अस्पताल में हुआ। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद गांव का माहौल और भी उथल पुथल हो गया। डॉक्टरों ने साफ साफ लिखा था कि शरीर पर जो गहरे घाव हैं, उनमें से ज्यादातर ऐसे लगते हैं जैसे जानवरों ने नोचा हो। गले पर हथियार के वार के निशान नहीं मिले। यौन शोषण का भी कोई सबूत नहीं है। लेकिन जैसे ही ये रिपोर्ट बाहर आई, गांव के लोग और भी ज्यादा भड़क उठे। लोग कहने लगे इतनी बुरी हालत में लड़की का शव मिला और डॉक्टर कह रहे हैं कि ये जानवरों की वजह से है। अगर ये यौन शोषण और जघन्य अपराध नहीं है तो क्या है? रिपोर्ट में क्यों नहीं लिखी गई है? सच को छुपाने की कोशिश की जा रही है। परिवार का गुस्सा भी 7वें आसमान पर था। भीड़ और बढ़ने लगी, नारे लगने लगे। दबाव इतना बढ़ गया कि सरकार को पीछे हटना पड़ा। आखिरकार फैसला यह हुआ कि शव का दूसरा पोस्टमार्टम कराया जाएगा। शव पीजीआई एमएस रोहतक भेजा गया। रोहतक के डॉक्टरों की टीम ने बारीकी से जांच की।
रिपोर्ट आई बलात्कार या यौन हिंसा का कोई सबूत नहीं थे। गर्दन और शरीर पर जो चोटें दिख रहे थे वो हथियार से नहीं बल्कि जानवरों के नोचने से है। लेकिन इस बार एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। ये घटना यौन शोषण या हिंसा से जुड़ी नहीं है, बल्कि मौत का कारण हानिकारक दवा का सेवन बताया गया। ये रिपोर्ट आते ही गांव वालों का गुस्सा और भी फूट पड़ा। गांव के लोग ये बात बिल्कुल भी मानने को तैयार ही नहीं थे। उसके बाद जब ये मामला लगातार बढ़ता चला गया तो 18 अगस्त 2025 की दोपहर के आसपास सोशल मीडिया पर एक सुसाइड नोट बहुत तेजी से वायरल होने लगा। हालांकि इससे एक दिन पहले डॉग स्क्वाड और पुलिस की टीम ने नहर के आसपास का पूरा इलाका छान मारा था, जहां से डेड बॉडी मिली थी। हर जगह की बारीकी से पड़ताल हुई थी, लेकिन सुसाइड नोट जैसा कोई सबूत नहीं मिला था। कहा जा रहा था कि कुछ सबूत छुपाने की भी कोशिश हुई, लेकिन कई अहम सुराग ऐसे थे ही नहीं जिन्हें आसानी से जुटाया जा सके। 18 अगस्त को सोशल मीडिया पर जो सुसाइड नोट वायरल हुआ उसमें लिखा था, सॉरी मम्मी पापा, मेरी वजह से मैं आप दोनों को तकलीफ में नहीं देख सकती। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं कभी गलत नहीं थी और ना ही मैंने कुछ गलत काम किया है। बस मैं आपके सपने पूरे करना चाहती थी। मैं बीएससी नर्सिंग कर रही थी क्योंकि नॉर्सेट क्रैक करके नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहती थी ताकि आप दोनों का सपना पूरा कर सको। लेकिन मैं आप दोनों पर बोझ नहीं बन सकती। अगर मैंने आपको कभी दुख दिया हो तो मुझे माफ कर दीजिए। आप दुनिया के सबसे बेस्ट माता पिता हैं। मुझे जिंदगी देने के लिए धन्यवाद। आपने मुझे एक राजकुमारी की तरह पाला। कोई हो तो प्लीज मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखना। ऐसा सुसाइड नोट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। लेकिन यह सुसाइड नोट असली था या नकली, इस पर अब भी सवाल खड़े हैं। सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में यही था कि अगर यह सुसाइड नोट सचमुच मनीषा ने अपने माता पिता के लिए लिखा था तो उसने अंग्रेजी में क्यों लिखा, जबकि उसके माता पिता को अंग्रेजी पढ़नी ही नहीं आती थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि पुलिस इस मामले को कहीं पलटने या शांत करने की कोशिश तो नहीं कर रही थी, क्योंकि मनीषा की लाश 13 अगस्त को मिली थी और अब अचानक 5 दिन बाद यह सुसाइड नोट कहां से आ गया। अगर पहले मिला था तो पुलिस ने शुरुआत में ही इसका खुलासा क्यों नहीं किया था। इसके अलावा मनीषा 11 अगस्त को लापता हुई थी और 13 अगस्त को उसकी डेड बॉडी मिली। सवाल यह भी है कि अगर शव 2 दिन तक खेत में पड़ा रहा तो उस दौरान गांव वालों में से किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि वो जगह एक आम रास्ता था और वहां से कई लोग आते जाते रहते थे। लाश के गले पर गहरे घाव के निशान भी मिले। इस बीच इस केस में एसपी का ट्रांसफर हुआ और कई पुलिस वाले सस्पेंड हुए। अगर ये सुसाइड नोट शुरू से पुलिस के पास था तो उन्होंने शुरू में से सार्वजनिक क्यों नहीं किया। 4 दिन से मामला राजनीतिक रंग ले रहा था। विपक्ष के नेता धरने पर बैठ रहे थे। ऐसे में पुलिस ने पहले ही ये स्थिति साफ क्यों नहीं की। परिवार और जनता की लगातार मांग के बाद अब सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दिया है। अब आगे देखना होगा कि जांच में क्या नए खुलासे सामने आते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है ताकि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और कहां से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।